ये आपके स्क्रीन पे दिख रही लड़की प्रियंका सिंह, जो कि एक समय पे मिस मेरठ भी रही थी, अपने जिले में काफी नाम भी कमाया था और देखने में काफी इनोसेंट भी लग रही है। जब इसकी सच्चाई आपके सामने आएगी तो आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। एक लड़की जो कि मिस मेरठ बनने के बाद अपनी जीत का श्रेय अपनी मां को देती है। महज 3 सालों के बाद ही कुछ ऐसा भयानक होने वाला था जिसकी वजह से सारे रिश्तों के ऊपर से लोगों का भरोसा ही उठने वाला था। इंसिडेंट पूरी तरह से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को आगे ना देखें, बाकी इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। 10 नवंबर 2008 उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली मंजुलता, जो कि लगातार अपनी बहन को फोन कर रही थी शाम के समय, लेकिन उनकी बहन फोन नहीं उठाती हैं। बहन का नाम संतोष देवी, उम्र 62 साल। लगातार फोन करने पे भी जब मंजुलता की बहन फोन नहीं उठाती है तो वो अपने बहनोई को फोन करती हैं, जिनका नाम प्रेमवीर सिंह, लेकिन बहनोई भी फोन नहीं उठाते हैं। लगातार मंजुलता फोन करती रहती हैं, फोन भी रिंग होता रहता है, लेकिन आगे से कोई भी आंसर नहीं आता। अगली सुबह होती है 11 नवंबर 2008। सुबह 6 बजे से ही मंजुलता अपनी बहन को कॉल करना शुरू कर देती हैं। जब फिर से आगे से कोई भी रिवर्ट नहीं आता तो वो फैसला करती हैं अपनी बहन के घर जाएंगी और चेक करेंगी कि आखिरकार वो फोन क्यों नहीं उठा रहे। मंजुलता जी की बहन संतोष देवी, जो कि मेरठ के प्रेम प्रयाग कॉलोनी में रहती थी, उनके बेटे की शादी अगले महीने ही होने वाली थी, यानी कि दिसंबर 2008 में, और इसी के चलते मंजुलता जी उनसे बात करनी चाहती थी प्रिपरेशन के चलते। बिना देरी किए 11 नवंबर की दोपहर वो प्रेम प्रयाग कॉलोनी में पहुंचती हैं अपनी बहन के घर। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचती हैं वो देखती हैं कि मेन डोर पे लॉक लगा हुआ था। उनको लगता है शायद वो कहीं बाहर गए होंगे, लेकिन एक तरह से परेशानी भी कि कल शाम से आखिरकार उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया। अब इसके अलावा एक और बात थी, घर में उन्होंने एक पेट डॉग भी रखा हुआ था। ये जो डॉग था ये उन्होंने टेरेस पे बांधा हुआ था। उन्होंने इस डॉग को जैसे ही टेरेस पे देखा तो वो समझ गई कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर गए हों और डॉग को छत पे छोड़ के गए हों, क्योंकि सर्दियों के ये दिन थे और डॉग को अक्सर वो नीचे ही रखा करते थे। अब जो मंजुलता जी हैं वो म्यूचुअल रिश्तेदारों को फोन करना शुरू करती हैं। सबसे पहले तो जो संतोष देवी हैं उनकी 2 बेटियां और एक बेटा, उनको वो फोन करना शुरू करते हैं। एक बेटी जिसका नाम प्रियंका सिंह, उससे उनकी बात हो ही नहीं पाती है। वो बेटे से बात करती हैं। दूसरी बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में रह रही थी, उससे भी बात करती हैं। पता चलता है कि किसी से भी इन माँ बाप की बात हुई ही नहीं है। अब ये जो एटमॉस्फेयर था ये और भी डरा देने वाला था। इसके बाद मंजुलता जी पड़ोसियों को बुलाती हैं, बातचीत करती हैं कि किसी को कुछ पता हो तो वो बताएं। पड़ोसी भी यही कहते हैं कि उनको नहीं पता कि दोनों हस्बैंड वाइफ आखिरकार गए कहाँ। एक शॉकिंग बात थी कि अगर कभी भी हस्बैंड वाइफ बाहर जाते थे तो पड़ोसियों को बता के जाते थे कि हमारे घर को देखते रहना, हमारा डॉग है उसको देखते रहना, लेकिन इस तरह से उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। और साथ ही पिछली शाम से किसी भी पड़ोसी ने इन दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा ही नहीं था। मंजुलता जी की टेंशन और भी बढ़ती जा रही थी। इसी के चलते वो पड़ोसियों से डिस्कस करती हैं, घर का मेन गेट खोलती हैं और खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश करती हैं। अंदर जैसे ही वो झांकते हैं तो उनको नजर आता है कि घर की सारी जो लाइट्स थी वो ऑन थी। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि कोई इंसान बाहर जाए, घर को ताला लगा के और घर की सारी लाइट्स ऑन हो। उनको और भी ज्यादा शक होना शुरू होता है। इसी के चलते पड़ोसियों से डिस्कस किया जाता है और घर का मेन दरवाजा तोड़ा जाता है। जैसे ही अंदर एंट्री की जाती है मंजुलता जी और साथ ही अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग अंदर गए थे उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। अंदर दोनों हस्बैंड वाइफ की लाशें पड़ी हुई थी। वाइफ की लाश बिस्तर पे और जो उनके हस्बैंड थे उनकी लाश जमीन पे। मामला बहुत संगीन हो चुका था और बिना देरी किए पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है और देखा जाता है कि मैटर बड़ा लग रहा है। असल में घर का जो भी सामान था वो सारा अस्त व्यस्त किया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये सब कुछ एक चोरी के मामले की वजह से हुआ है। घर की अलमारियां खुली हुई थी और साथ ही जो संतोष देवी थी उनकी एक उंगली टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती कोई ज्वेलरी है जो उनकी उंगली से निकाली गई हो। पुलिस ने मैटर देखा तो फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। लाशों को चेक किया जाता है। दोनों लाशों के हाथ में कुछ बाल थे। बाल इस तरह के थे कि एक छोटा बाल भी था, एक बड़ा बाल भी था। ऐसे लग रहा था कि शायद कोई मेल था लेकिन साथ में कोई फीमेल भी थी। ये सब कुछ फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद पुलिस इस मैटर की तफ्तीश में लग जाती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये लगता है कि शायद ये सब कुछ एक चोरी के मोटिव से किया गया है, जिस तरह से अंदर का एटमॉस्फेयर दिख रहा था।
लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे कुछ ऐसे मैटर सामने आते हैं जो कि ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या इस सब के पीछे कोई बाहर का इंसान, कोई चोरी करने वाला ही था या फिर मैटर कुछ और था। अब क्या थी ये चीजें, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप खुद ही सोचिए कि क्या ये हो सकता है कि किसी बाहर के इंसान ने किया हो। असल में सबसे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें ये क्लियर हुआ था कि दोनों की जो मौत थी वो 1 घंटे के अंतराल में हुई थी। मतलब कि 1 घंटा जिसने भी ये खून किए थे वो इस घर के अंदर ही था। उसके बाद जब पुलिस चेक करती है, घर का टेरेस भी देखा जाता है, सब खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ चेक किया जाता है, तो क्लियर होता है कि कोई फोर्सफुल एंट्री भी नहीं थी। मतलब कोई दरवाजा तोड़ के, कोई खिड़की तोड़ के अंदर नहीं आया था। कोई चोर होगा, मेन डोर से एंट्री नहीं करेगा। इसी तरह का पुलिस को भी लग रहा था। इसके अलावा जब बेटे को बुलाया जाता है तो वो क्लियर करता है कि घर से क्या क्या चोरी हुआ हो सकता है। इसमें 50,000 रुपए थे, कुछ ज्वेलरी थी और उसके अलावा कुछ एफडीज थी जो कि 6 से 7 लाख रुपए के अराउंड की थी, जो कि प्रेमवीर जी ने करवाई हुई थी। इसके अलावा घर की एक वसीयत भी थी जो कि उन्होंने प्रिपेयर करवाई थी, वो भी घर से चोरी थी। अब कहीं ना कहीं पुलिस का शक जाना शुरू हो जाता है किसी घर के ही इंसान पे या फिर किसी ऐसे इंसान पे जो कि इन दोनों को पहले से अच्छे से जानता हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। लाशें घर वापस पहुंचाई जाती हैं पोस्टमार्टम के बाद, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होनी शुरू हुई थी। हर एक रिश्तेदार, हर एक फैमिली मेंबर यहाँ पे था, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। ये जो संतोष देवी थी और प्रेमवीर सिंह जी थे, इनका जो बेटा था गौरव, वो भी वहां पे पहुंचा था। जिस बेटी की शादी हो चुकी थी वो भी वहां पे पहुंची थी। लेकिन एक बेटी प्रियंका सिंह, वो अभी तक पहुंची ही नहीं थी, ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। पुलिस का डाउट कहीं ना कहीं प्रियंका की तरफ जाना शुरू होता है और इसी के चलते प्रियंका का नंबर लिया जाता है और उसके बाद उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। अब सीडीआर में क्लियर होता है कि प्रियंका की बात अपने घर पे किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर से बहुत कम हुआ करती थी। इसके अलावा जो प्रियंका का फोन नंबर था वो 10 नवंबर के बाद से स्विच्ड ऑफ ही था, उसके बाद वो ऑन हुआ ही नहीं था। अब इसी के चलते पुलिस को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे प्रियंका को ट्रैक किया जाए। लेकिन थोड़ा सा और श्योर होने के लिए पुलिस 1-2 चीजें और भी करती है। जैसे जब ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ था उस दिन की प्रियंका की लाइव लोकेशन निकलवाई जाती है और जैसे ही पुलिस के पास ये लाइव लोकेशन पहुंचती है, चीजें और भी क्लियर हो जाती हैं कि प्रियंका इस इंसिडेंट के दौरान अपने पेरेंट्स के घर के आसपास ही थी। अब इससे भी ज्यादा श्योरिटी के लिए जो भी इस रास्ते के सीसीटीवी कैमरास थे उनकी फुटेजेस चेक की जाती हैं और ये पुलिस को श्योरिटी दे देती है जब पुलिस देखती है कि इस इंसिडेंट के दौरान थोड़ा टाइम आगे पीछे होगा, लेकिन प्रियंका सिंह और उसके साथ एक और लड़की थी जो कि इसी एरिया में घूम रही थी। पुलिस का शक और भी ज्यादा पुख्ता हो चुका था। काफी हद तक क्लियर हो गया था कि शायद प्रियंका का इस सारे इंसिडेंट से सीधा सीधा लेना देना है। अब इसी के चलते पुलिस ये देखती है कि इस इंसिडेंट से पहले प्रियंका की लोकेशन कौन सी थी, तो पता चलता है कि ज्यादातर प्रियंका मेरठ के ही टीपी नगर में रह रही थी। इसी के चलते पुलिस वहां पे पहुंचती है, सिविल ड्रेसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, वहां पहरा लगा के रखती है और इवेंचुअली 1 हफ्ते बाद ही पुलिस को सक्सेस भी मिलती है। 17 नवंबर 2008 का ये दिन जब पुलिस के हाथ सच में प्रियंका लगती है और उसके बाद जब पूछताछ होती है तो जो उसकी पार्टनर थी, जो उसके साथ सीसीटीवी कैमरा में भी देखी गई थी, वो भी पुलिस के हाथ लगती है। इस लड़की का नाम अंजू कुमारी। अब यहां से कुछ चीजें क्लियर होने लगती हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रियंका का पास्ट किस तरह का रहा था। प्रियंका पहले से ही फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, इन चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थी। इसी के चलते फैशन डिजाइनिंग में ही उसने 2002 में एक डिप्लोमा भी किया था। इसके अलावा 2005 में मिस्टिका ग्रुप की तरफ से मेरठ में ही एक फैशन कॉन्टेस्ट होता है और इसमें प्रियंका भी पार्टिसिपेट करती है। देखने में भी प्रियंका सुंदर थी और बात करने में भी काफी कॉन्फिडेंट। इसी के चलते प्रियंका को इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। वो ये कॉन्टेस्ट जीत जाती है और उसके बाद मिस मेरठ कहलाना शुरू हो जाती है। उसका काफी नाम होता है अपनी डिस्ट्रिक्ट में और वो अपनी इस जीत का श्रेय देती है अपनी माँ को। खैर, इसके बाद 2006 में प्रियंका दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेती है। वहां से वो अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करती है। वहां पहुंचती है, जैसे ही हॉस्टल में पहुंचती है तो वहां पे उसकी मुलाकात होती है अंजू नाम की इस लड़की से, जो कि उसके हॉस्टल में उसकी ही रूममेट थी। अंजू वैसे अमरोहा की रहने वाली थी, लेकिन प्रियंका की ही तरह वो भी इस कॉलेज में पढ़ने ही आई थी। अब रूममेट होने की वजह से दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें इनमें होनी शुरू होती हैं जो शायद दोस्ती से कहीं बढ़ के थी। जैसे एक बार था जब प्रियंका लेट हो गई थी तो दूसरी तरफ अंजू ने बहुत ही ज्यादा कंसर्न दिखाया कि तू लेट कैसे हो गई, तूने फोन क्यों नहीं उठाया, इस तरह की चीजें। अब ये चीज प्रियंका को बहुत अच्छी लगी थी
वहीं दूसरी तरफ एक दिन जब अंजू बीमार हो जाती है तो प्रियंका अपना कॉलेज बंक करती है और अंजू की सारी देख रेख करती है, उसको खाना खिलाती है, नहलाना धुलाना, सारे के सारे काम में वो अंजू की हेल्प करती है। इस तरह से ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अंजू को पता भी नहीं चलता कि कब उसको प्रियंका से प्यार हो जाता है। अब प्रियंका शायद इस तरह की पहले नहीं थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अंजू उसको मैनिपुलेट करना शुरू करती है। अब इसके बाद बातें होनी शुरू होती हैं और अंजू उसको बताती रहती है कि ये कहीं से भी गलत नहीं है, अगर हम रिलेशनशिप में आ जाएं, चाहे हम दोनों लड़कियां ही क्यों ना हो। धीरे धीरे अंजू की कंसर्न देख के, उसका प्यार देख के या फिर साथ में रहना कहीं ना कहीं प्रियंका को भी उसके साथ प्यार में डाल देता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाती हैं। अब इसके बाद जब भी प्रियंका वापस अपने घर जाती थी तो अंजू मोस्टली उसके साथ ही जाया करती थी। धीरे धीरे प्रियंका के पेरेंट्स ने देखना शुरू किया, उन्होंने भी बात करना शुरू की कि ये लड़की आखिरकार हमेशा यहाँ ही क्यों आती है, अपने घर क्यों नहीं जाती। तो प्रियंका उनको चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो कहती है कि ये घर में काफी खुश नहीं रहती, घर वाले परेशान करते रहते हैं इसको शादी की वजह से। प्रियंका के पेरेंट्स कहते हैं कि ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी बात है, शादी तो तुम्हारी भी होनी है। अब ये जो चीज थी इसने प्रियंका को रियलिटी चेक दे दिया था, क्योंकि उन दोनों ने तो अपनी लाइफ इमेजिन कर ली थी एक दूसरे के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका के पेरेंट्स भी चाहते थे उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो, लेकिन वो दोनों साथ में रहना चाहती थी। अब ये जो परेशानी थी, इसी परेशानी के साथ वो दिल्ली कॉलेज पहुंचती हैं। अब वहीं से ये प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं और अंजू के दिमाग में आता है एक आइडिया। अंजू प्रियंका को कहती है कि उसका भाई है अजेंद्र कुमार, जो कि एक जॉब करता है और ज्यादातर जॉब के चक्कर में बाहर ही रहता है। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन जाओ और टाइम रहते अगर मौका मिले तो उसके साथ शादी भी कर लो। वो कहती है कि अंजू प्रियंका के लिए शादी नहीं करेगी और दूसरी तरफ उसका भाई ज्यादातर बाहर रहता है, फ्रीडम होगी उन दोनों के पास मिलने की। यही चीज प्रियंका करना शुरू करती है। उसके दिमाग में भी ये सारी चीजें बैठ चुकी थी और वैसे ही वो प्रोसीड करते हैं। प्रियंका अंजू के घर जाती है, अजेंद्र से मिलती है, बातचीत करती है और उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। थोड़ा समय बीतता है और अजेंद्र सच में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी जाता है, जिसके बाद थोड़ी बातें होती हैं। जब अजेंद्र को प्रियंका से पूरी तरह से प्यार हो जाता है तो प्रियंका उससे बात करना बंद कर देती है। अजेंद्र को थोड़ा अजीब लगता है तो वो पूछता है। प्रियंका कहती है कि मैं किसी के साथ टाइम पास नहीं करना चाहती, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं रेडी हूं, अदरवाइज इन चीजों को यहीं पे खत्म करते हैं। अजेंद्र के दिल में प्रियंका के लिए प्यार बढ़ चुका था, इसी के चलते वो अग्री हो जाता है और वो कहता है जैसे प्रियंका चाहेगी उसी तरह से वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। थोड़ी ही समय में ये दोनों कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं। अब ये बात जब प्रियंका की फैमिली तक पहुंचती है तो उनको ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं थी। वो अपनी बेटी को अपनाने से भी मना कर देते हैं और उसके बाद जो प्रियंका थी वो अंजू के घर ही रहना शुरू कर देती है। उसी तरह से सब कुछ होना शुरू हो जाता है जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अजेंद्र ज्यादातर घर के बाहर रहता और पीछे से ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती। लेकिन इस तरह की चीजें छुपाए छुपती नहीं है। इंसान के इंटेंशंस, उसके बात करने का तरीका बता देता है कि सामने वाले इंसान से उसका रिलेशन किस तरह का है। यही चीज शायद अंजू की फैमिली यानी कि उसके जो चाचा थे उन्होंने ही उनकी माँ से शादी की थी। उनके पिता की मौत काफी समय पहले हो गई थी, उन्होंने भी नोटिस करना शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ अजेंद्र को भी इसके बारे में भनक लगनी शुरू हो गई थी। इसी के चलते उनको लगता है कि शायद अब उनको फ्रीडम यहाँ पे मिलेगी नहीं। वो दोनों उठती हैं और दिल्ली शिफ्ट हो जाती हैं। दिल्ली में वो दोनों रह रही थी, लेकिन अब तक ये बात प्रियंका की फैमिली तक भी पहुंच चुकी थी। इन दोनों को पैसे आने बंद हो जाते हैं। ना प्रियंका की फैमिली की तरफ से पैसे आ रहे थे और ना ही अंजू की फैमिली की तरफ से पैसे आ रहे थे। कॉलेज में पढ़ रही थी तब तो दोनों की तरफ से पैसे आते थे, लेकिन अब दोनों की फैमिलीज को पता चल गया था इन दोनों के बारे में। इसी के चलते सब बंद था। फाइनेंशियली दोनों स्ट्रगल करना शुरू कर देती हैं, जिसके चलते इन दोनों में से ही एक लड़की एक बॉयफ्रेंड बनाती है और साथ ही इनका एक दोस्त था सहारनपुर में। उन्हीं की वजह से इनके खर्चे चल रहे थे। इसके बाद दोनों सहारनपुर शिफ्ट होती हैं और वहां से ये टीपी नगर जो कि मेरठ में ही है वहां पे शिफ्ट हो जाती हैं। अब इसी तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही थी। समय बीत रहा था, लेकिन प्रियंका के कान में कुछ बात पहुंचती है। उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने प्रियंका से परेशान होकर जिस तरह की चीजें वो कर रही थी वो नहीं चाहते थे कि उसको वो अपनी बेटी माने। इसी के चलते उन्होंने अपनी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने बेटे गौरव के नाम कर दी थी। अब ये चीज प्रियंका को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो जानती थी घर से पैसा आएगा या फिर प्रॉपर्टी अगर उसको मिल जाएगी तभी उनका खर्चा चलेगा, अदरवाइज उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात पहुंचते ही अंजू भी उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है और कहीं ना कहीं प्रियंका के दिल में भी बहुत सारा हेट आ जाता है अपनी फैमिली के लिए। और इसी प्लानिंग के चलते 10 नवंबर 2008 की शाम को प्रियंका और अंजू प्रियंका के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खोलती हैं प्रियंका की माँ। उनके पिताजी घर पे नहीं थे, लेकिन माँ ने अपनी बेटी को देखा और ममता उनके दिल में उमड़ आती है। वो बिना देरी किए अपनी बेटी को अंदर बुला लेती हैं।
बेटी अंदर आती है और वो अपनी मार्कशीट लेने आई थी बेसिकली। वहीं से दोनों की बात होनी शुरू होती है, लेकिन बातों ही बातों में प्रियंका, जो उनका पेट डॉग था, उसको खोलती हैं, टेरेस पे लेके जाती हैं, उसको खिलाते खिलाते और टेरेस पे ही बांध देती हैं। जिसके बाद वापस नीचे आती हैं, अपनी माँ से बातचीत करना शुरू करती है और बातों ही बातों में प्रॉपर्टी वाला डिस्कशन होना शुरू हो जाता है। इस समय तक शायद प्रियंका की माँ समझ चुकी थी कि उनकी बेटी असल में प्रॉपर्टी के लिए ही यहाँ पे आई है। वो भड़क जाती हैं और उसको डांटना शुरू कर देती हैं। ये झगड़ा बढ़ता जाता है और इसी सब झगड़े में जब अंजू अंदर पहुंचती है तो प्रियंका की माँ उसको कहती हैं कि इस लड़की से सबसे पहले तू दूर रहे, ये तेरी जिंदगी कभी भी बनने नहीं देगी। ये चीज उनको और भी भड़का देती है, जिसके बाद प्रियंका अपनी माँ का गला पकड़ती है। अंजू प्रियंका की माँ के हाथ पकड़ती है और देखते देखते थोड़ी ही देर में प्रियंका की माँ बेसुध होके बिस्तर पे गिर जाती हैं और उनके नाक से खून भी आ रहा था। ये देख के वो डर जाती हैं। सबसे पहले खिड़की को कवर करती हैं, उसके बाद मेन दरवाजा बंद कर देती हैं और उसके बाद कुछ क्रीम्स अप्लाई करना शुरू करती हैं उनके चेहरे पे, ताकि ये खून कहीं ना कहीं से ढक जाए। लेकिन फिर भी जब काम नहीं होता तो वो इनके नाक में कॉटन डाल देती हैं। ये सारी चीजें मैनेज करते करते उनको लगभग 1 घंटा बीत चुका था। जिसके बाद प्रियंका के पिता घर पहुंचते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं। जब थोड़ी देर हो जाती है तो उनको डर था कि कहीं प्रियंका के पिता पुलिस को कॉल ना कर दे, अड़ोसी पड़ोसियों को ना बुला लें। इसी डर के चलते उनको दरवाजा खोलना पड़ता है। वो अंदर आते हैं, देखते हैं उनकी बेटी है, साथ में अंजू है, और जैसे ही अंदर पहुंचते तो अपनी पत्नी की ये हालत देखते हैं। ये भी शोर मचाने ही वाले थे कि अचानक से ये दोनों उनको भी धक्का देती हैं। उनका सर दीवार से टकराता है और वो भी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद प्रियंका बिना देरी किए किचन में जाती है, वहां से चाकू लेके आती है और बिना सोचे समझे प्रियंका अपने पिता पे वार करना शुरू कर देती है। लगभग 11 बार वो उन पे वार करती है। जिसके बाद जब वो श्योर हो जाते हैं कि उनकी भी जान जा चुकी है तो उनके भी नाक में वो रुई डाल देते हैं और उसके बाद उनको ये सारी घटना दिखानी थी एक चोरी की तरह। जिसके बाद वो अपनी माँ की उंगली से अंगूठी निकालती है, जिसकी वजह से उनकी उंगली टूट जाती है। कुछ पैसे निकालते हैं, ज्वेलरी निकालते हैं और ये डॉक्यूमेंट साथ में ले जाके सामान यहाँ वहां फेंक के घर से चले जाते हैं। अगली सुबह लगभग 4:30 बजे के अराउंड ऑटो लेके। जिसके बाद प्रियंका वापस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन इस मैटर तक काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई थी। पुलिस को भी सब कुछ पता चल ही गया था और इसके बाद जेल जाने के बाद भी इन्होंने पुलिस को भी परेशान करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां पे भी ये दोनों साथ में रहना चाहती थी। पुलिस को भी थक हार के इन दोनों को साथ में ही रखना पड़ता है। थोड़ा समय बीतता है। 2010 में प्रियंका को बेल भी मिल जाती है, जिसके बाद वो थोड़ी सी हसल करती है अंजू को बेल दिलवाने के लिए। 2011 में अंजू को भी बेल मिल जाती है और इसके बाद भी इस केस का ट्रायल चलता रहता है लोअर कोर्ट में ही। जब फाइनली लगभग 7 साल के बाद 2015 में एक सजा सुनाई जाती है, एक वर्डिक्ट आता है। इन दोनों को आईपीसी 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और जो चोरी उन्होंने की थी उसके लिए भी 10 साल की सजा एडिशनल दी जाती है। साथ ही 30-30 हजार का दोनों को जुर्माना भी दिया जाता है। लेकिन मामला अभी शायद यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनके वकील का मानना है कि अभी वो हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि 2015 आते आते इन दोनों ने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था पब्लिकली मीडिया पे पुलिस के सामने, उस बयान से अपने ही वो मुकर जाती हैं। वो कहती हैं कि ये सब कुछ उन दोनों ने नहीं किया, बल्कि उनको पुलिस ने जबरदस्ती मार पीट के ये बुलवाया है और जिन्होंने किया है उनका नाम वो बताना नहीं चाहती। खैर मैटर जो भी है, लेकिन इस तरह की लड़कियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर ये छूटें तो किसी और पे भी गाज खिरे। इस तरह के इंसिडेंट शेयर करने से हमारा मोटिव किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं लोग अवेयर हों, लोग जाने कि उनकी सराउंडिंग में किस तरह के लोग रह सकते हैं और उनको किस किस तरह का खतरा भी उनसे हो सकता है। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।